नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई वीडियो में अध्याय 1 विज्ञान विषय से लेकर आया हूं। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको अभ्यास के प्रश्न कराऊंगा। इससे पहले हमने जो क्लासेज ली है इस अध्याय की, उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मैंने पाठ्य पुस्तक के अंदर आने वाले क्वेश्चनों को कराया था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको अभ्यास के प्रश्न कराऊंगा। देखिए, अभ्यास प्रश्नों में हमें क्या करना है, देखिए अभ्यास के प्रश्न कराने हैं कि यहां पर प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहां पे नोट करना है, जो कथन गलत है उनके बारे में बताना है। तो यहां पे कह रहा है कि लेड ऑक्साइड प्लस में कार्बन, लेड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे आप देख रहे होंगे, यहां पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो यहां पे आपने ध्यान देना है कौन सा पॉइंट गलत है, कौन सा पॉइंट ठीक है। मैंने आपको उपचयन और अपचयन में बताया था कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी वो उपचयित होगा और जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होगी उसमें अपचयित होगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि यहां देखिए, यहां पे लेड ऑक्साइड है, ये कार्बन है, ये लेड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये कह रहा है सीसा, सीसा मतलब लेड अपचयित हो रहा है। अपचयित का मतलब ये होता है कि जिसमें ऑक्सीजन हटती है। अब देखिए, शीशे में से ऑक्सीजन हटी है? नहीं भैया, शीशे में से ऑक्सीजन नहीं हटी। यहां पे ऑक्सीजन जो हटी है वो लेड ऑक्साइड यानी कि शीशे का जो ऑक्साइड है उसमें से हटी है। यहां पे केवल शीशा दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, शीशा। लेकिन यहां पे क्या है, लेड ऑक्साइड, क्योंकि इसमें से, क्योंकि आपके जो लेफ्ट हैंड साइड है उनमें ही पता चलेगा उपचयित होगा या अपचयित होगा। तो यहां पे ये वाला गलत दे रखा है, क्योंकि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, शीशा नहीं हो रहा। शीशा यहां पे देखिए, यहां से तो हमें कुछ पता नहीं करना, हमें यहां से पता करना है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो यहां है भैया, बताना तो यहां से होता है। तो ये हमारा जो दे रखा है ये भी गलत है, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है। क्या बताया मैंने, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसलिए कार्बन उपचयित हो रहा है। तो यहां पे ये और ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें देखिए सी और डी ठीक है, लेकिन इसने पूछा था असत्य, तो असत्य कौन सा, ए और बी। तो ए और बी हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो इसलिए हमारा क्या है, उत्तर जो है ए एंड बी कथन जो है असत्य है, क्योंकि ये दोनों कथन जो दे रखे हैं सी और डी, ये हमारे बिल्कुल ठीक दे रखे हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड बोल लो, एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया हो रही है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन हमारा यानी कि अलग हो रहा है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यहां पे आप ध्यान से देखिए, जो लेड ऑक्साइड है, जो ये लेड ऑक्साइड है, इसमें से लेड ऑक्साइड नहीं, आयरन ऑक्साइड, ये जो आयरन ऑक्साइड है यहां देखिए, और ऑक्साइड किसके साथ आ गया, एल्यूमिनियम के साथ। तो कहने का मतलब है कि इस अभिक्रिया के अंदर एल्यूमिनियम अति अभिक्रियाशील धातु है और जो आयरन है वो कम क्रियाशील धातु है। जब हम सक्रियता श्रेणी को पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं एल्यूमिनियम की जो सक्रियता है वो आयरन के से ज्यादा है, यानी कि जो एल्यूमिनियम है वो आयरन से ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो जिस अभिक्रिया में, यानी कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन में से हटा देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं,
विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए यहां पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड से आयरन का विस्थापन एल्यूमिनियम के द्वारा किया जा रहा है। समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 देखिए, लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। देखिए मैंने बताया था लोह चूर्ण जो है एक धातु है। क्या है? धातु है। जब मैंने आपको अभिक्रियाएं पढ़ाई थी उस समय मैंने एक एक्स्ट्रा परिभाषा आपको बताई थी कि जिस भी अभिक्रिया में धातु के साथ, यदि धातु के साथ किसी अम्ल की अभिक्रिया हो जाती है तो वह हमें हाइड्रोजन गैस देता है। कौन सी गैस देता है? हाइड्रोजन। तो यहां पे देखिए, इसमें हाइड्रोजन गैस लोहे के चूर्ण पर HCl की अभिक्रिया जब कराएंगे तो आयरन क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आयरन क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो आपने ध्यान देना है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल दोनों बातें लिखी हुई है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। अब बात करते हैं हम पार्ट नंबर 4 की। देखिए यहां पे हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, आयरन HCl जो हमने यहां पर लिखा और हमें क्या मिला? आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। क्योंकि हम यहां पे लिखेंगे हाइड्रोजन गैस प्लस में आयरन क्लोराइड। अब आयरन क्लोराइड को यदि हम यहां पे हम इसको बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन 2 है, यहां पे 1 है तो यहां पे 2 लगा देंगे। आयरन यहां 1 है, यहां 1 है, क्लोराइड यहां 2 है तो यहां पे भी 2 हो गया। तो अगले पेज पे जैसे कि हमने यहां देखा, यहां पे हमारी रासायनिक अभिक्रिया भी दे रखी है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। देखिए प्रश्न नंबर 4 में, 1 मिनट के लिए, प्रश्न नंबर 4 में देखिए भाई, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? देखिए सबसे बड़ी बात, जब हमने आपको परिभाषाएं कराई थी तो उस समय मैंने आपको बताया था कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ जो तत्व के परमाणुओं की संख्या है वो दोनों तरफ यानी कि अभिकारकों में भी और उत्पादों में भी बराबर होनी चाहिए, तभी हम किसी समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, मैंने आपको बताया किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तब हम संतुलित कहेंगे जब उसके तत्वों में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, यानी कि अभिकारकों में भी उत्पाद में भी। अब यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए लिखे रासायनिक समीकरण में यदि अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, कहां पे? अभिकारकों में और उत्पादों में, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो यहां पे नेक्स्ट प्रश्न क्या था? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है क्यों भैया? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, देखिए द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। तो इस तथ्य के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में दोनों ओर द्रव्यमान समान होना चाहिए और यह तभी संभव होता है जब दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात समझ में आई आपको? मैंने ये बताया कि रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार
द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता और ना ही उसका विनाश किया जा सकता। इस तथ्य के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में दोनों ओर द्रव्यमान समान होना चाहिए और तभी यह संभव हो सकता है जब प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो। तो इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्न कथनों का रासायनिक समीकरण के रूप में अनुवाद कर उसे संतुलित करें। इसने कहा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमने लिखा N2, हाइड्रोजन गैस लिखी H2, यहां पहले से मैंने लिख रखा है। अब संयोग करके, संयोग मतलब जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया यानी कि इनको जोड़ करके अमोनिया बनता है, अमोनिया होता है NH3। अब यहां पे ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है। तो यहां पे देखिए नाइट्रोजन 1 है तो मैं इसको 2 कर रहा हूं, 2 करने से हाइड्रोजन हमारी कितनी होगी 6 होगी, हाइड्रोजन कितनी होगी 6 होगी। तो यहां पे हम 3 लगाएंगे, 3 दूनी 6। तो इस तरह हमारी जो ये रासायनिक समीकरण दे रखा है इस तरह हम उसको संतुलित करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे की, वो कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S। देखिए H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन, वायु में दहन मतलब O2 में दहन, सल्फर डाइऑक्साइड जल H2O प्लस में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। जैसे इसने बोला हमने वैसे ही उसको लिख दिया। अब हम बात करते हैं कि इसको संतुलित कैसे करेंगे। इधर देखिए हाइड्रोजन 2 है, इधर देखिए हाइड्रोजन 2 है, सल्फर यहां पे 1 है, इधर देखिए सल्फर 1 है, ऑक्सीजन यहां 2 है, यहां पे 2 और 1 3। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम 2 यानी कि 2 दूनी 4 होगी, तो यहां पे भी 2 दूनी 4। लेकिन यहां पे हाइड्रोजन कितनी होगी 2 दूनी 4, लेकिन यहां पे कितनी है 2, तो यहां पे 2 करेंगे, 2 करने से सल्फर 2 हो गया। अब यहां पे सल्फर देखिए, यहां पे सल्फर 2 करना, 2 करने से फिर गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ हुई, ऑक्सीजन 2 दूनी 4, यहां पे ऑक्सीजन 2 और यहां पे कितनी ऑक्सीजन है 4। तो इसलिए हम यहां पर 2 ऑक्सीजन और 2 दूनी 4 यानी कि 6 करनी है। तो 6 करने से यहां पे हमने 3 लगाना पड़ेगा, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे 3। देखिए अब यहां पे ये बिल्कुल संतुलित होगी। अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2। यहां देखिए भैया, यहां देखिए सी पे देखिए, क्योंकि हमने ये यहां पे दिखाने के लिए लिख दिया एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का थ्राइस। अब बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, तो यहां पे देखिए उसने बोला कि एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस में बेरियम सल्फेट। अब आपको मैं एक बात और बताऊं, ये वाली अभिक्रिया जो है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम तो क्लोराइड के साथ जा चुका है और बेरियम सल्फेट के साथ जा चुका है, तो ये क्या हो गया विस्थापन। लेकिन कौन सा विस्थापन, द्वितीय विस्थापन। तो यहां पे देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट, अब हमने लिख दिया, अब बैलेंस करना है। बैलेंस में एल्यूमिनियम 2 है, इधर 1 है, तो मैं इधर क्या लगाऊंगा 2 करने से क्लोराइड कितना हो गया 6। अब यहां पे क्लोराइड कितना है 2, तो यहां पे मैंने लगा दिया 3, तो 3 करने से बेरियम 3 हो गया, बेरियम यहां पे 3, सल्फेट ऑलरेडी 3 है, SO4 का होल थ्राइस यानी कि 3 बार लिखा हुआ है, तो यहां पे भी कितना हो गया, ये 3 बार हो गया है। अब तो इस तरह करना है। अब फोर्थ को देखते हैं, वो कह रहा है पोटेशियम धातु, पोटेशियम होती के सबसे अधिक क्रियाशील धातु, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊंचे टॉप पर आने वाली धातु है भाई पोटेशियम, और जल के साथ अभिक्रिया। तो यहां पे लिखा हमने के होता पोटेशियम, जल के साथ अभिक्रिया कराई, तो आगे क्या रहा है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब बैलेंस करेंगे, पोटेशियम यहां 1 है, यहां पे भी 1 है, बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोजन 2 है,
यहां पे कितने, 2 और 1 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे 2 कर लो, 2 और 2 4 होगी, यहां पे 2 कर लो, 2 दूनी 4 होगी। लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, ऑक्सीजन 2। अब देखिए बैलेंस, देखिए बैलेंस, देखिए बैलेंस हो गई है भाई, क्योंकि पोटेशियम 1, पोटेशियम यहां पे 2, तो यहां पे भी 2 लगाइए, सॉरी, अब बैलेंस हुई है। पोटेशियम यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 हो गया, ऑक्सीजन यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 हो गया, हाइड्रोजन यहां पे 4 है, तो 2 तो इसमें है, 2 यहां पे है। तो पोटेशियम की जब जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। क्यों भैया, क्योंकि पोटेशियम क्या है, सबसे अति अभिक्रियाशील धातु है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की, पर्सन नंबर 6 की। ये कह रहे हैं निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। अब देखिए यहां पे दे रखा है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, यहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब इसको बैलेंस करके देखते हैं। अब यहां पे देखिए हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2 3, हाइड्रोजन यहां पे 2 है, तो देखिए 2 और 1 3 है, तो हम यहां पे पहले 2 दूनी 4 करेंगे, अब वहां पे 4 करने की कोशिश करेंगे। चलो हाइड्रोजन को बाद में करते हैं। नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 2 है, तो हम यहां पे क्या लगाएंगे, 2। अब देखिए 2 और 2 4, यहां पे होगी 4, हाइड्रोजन भी होगी, नाइट्रोजन भी होगी। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, 3 दूनी 6, यहां पे 3 दूनी 6 और 2 8 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा भैया, ऑक्सीजन के, सॉरी, ऑक्सीजन 2 और 6 8, इधर भी 8। अब हमारा रह गया कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, तो अब हमारी ये बैलेंस हो गई है। तो 2HNO3 CaOH का होल 2 CaNO3 का होल 2 और वाटर पे 2 मॉलिक्यूल वाटर के, तो ये बैलेंस होगी। अब यहां पे देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में H2SO4, यहां पे सोडियम सल्फेट और जल। अब ये कैसे पता चला, ये देखिए ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इस अभिक्रिया का नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। कैसे पता चली भैया, ये तो हमारा क्षार है और ये हमारा अम्ल है। क्षार और अम्ल की जब अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। तो भैया ये लवण है, ये जल है, तो बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, बैलेंस। सोडियम 1, सोडियम यहां 2, तो हम यहां पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। सोडियम कितना लगा देंगे, 2। 2 होने से ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 4 6 4, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 6। हाइड्रोजन देखिए 2 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, तो यहां पे आप देखिए सल्फर 1, यानी कि सल्फेट 1 है, तो सल्फेट 1 ही रह जाएगा। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, तो इस तरह हमारा ये बैलेंस हो गया। अब यहां देखिए 2NaOH H2SO4 Na2SO4 और 2H2। अब थर्ड पे आइए, NaCl नमक, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का होल, AgNO3, तो क्या बन गया, AgCl और NaNO। अब इसमें देखिए सोडियम तो चला गया इसके साथ और ये चला गया इसके साथ, तो कौन सी अभिक्रिया होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। अब देखिए यहां पे सोडियम 1 है, यहां पे भी 1 है, चलो चल गया। क्लोरीन यहां 1 है, यहां पे 1 है, चल गया। सिल्वर 1 है, सिल्वर 1 है, NO3 तो ये एज इट इज लिखी जाएगी, तो इसमें कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं BaCl2, यानी कि बेरियम क्लोराइड किसके साथ, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ BaSO4HCl। ये भी हमारी कौन सी अभिक्रिया होगी, द्विविस्थापन। क्यों भैया, देखिए बेरियम किसके साथ है, सल्फेट के साथ, और ये HCl। तो देखिए बेरियम 1, यहां पे भी 1, क्लोराइड यहां पे 2, यहां पे 1 है ना, तो 2 लिख लीजिए। हाइड्रोजन 2, तो यहां पे 2 होगी, सल्फेट 1 सल्फेट 1। तो देखिए बेरियम क्लोराइड प्लस में H2SO4, बेरियम सल्फेट प्लस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। ठीक है, इस तरह आपने बैलेंस करनी है।
अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। ये भी आपका रासायनिक समीकरण ही दे रखे है। तो ये कह रहा है संतुलित कीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिखेंगे CaOH का होल 2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्या मिला भैया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल H2O। बैलेंस देख लीजिए, कैल्शियम एक एक, 2 ऑक्सीजन 2 4, ऑक्सीजन यहां पे 2 2 कर देते हैं, सॉरी ऑक्सीजन यहां पे है भैया 3, तो ये रही और एक ये रही 4, कार्बन एक, कार्बन कार्बन एक, यहां पे कार्बन एक, हो गई बैलेंस। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2, जिंक की सिल्वर नाइट्रेट। जिंक Zn प्लस में सिल्वर नाइट्रेट क्या देगा हमें, एल्यूमिनियम क्लोराइड Zn, एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखना भैया, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम प्लस में कॉपर क्लोराइड, सॉरी सेकंड पढ़ रहे, जिंक की सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर, हम गलत पढ़ गए थे, नीचे वाला पढ़ गए थे, NO3 का होल 2। अब देखिए बैलेंस में, जिंक एक, यहां पे एक, सिल्वर यहां पे 2 है, तो यहां पे हम 2 लिख लेते हैं, सॉरी सिल्वर एक है भाई, जो हमने लिखा सिल्वर एक, सिल्वर एक। नाइट्रोजन यहां पे 2 है, तो यहां पे 2 लगेगा, तो इस वजह से सिल्वर भी 2 हो गया। अब बैलेंस हो गई भाई। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की, एल्यूमिनियम, Al लिखेंगे, एल्यूमिनियम प्लस में कॉपर क्लोराइड CuCl2, क्या मिला हमें, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस में कॉपर। अब बैलेंस कर लीजिए, एल्यूमिनियम एक, यहां पे एक, यहां पे क्लोराइड कितना 2, यहां पे 3 है, तो बैलेंस करेंगे, यहां 3 करेंगे, 3 दूनी 6, यहां पे 2 करेंगे, 2 करने से एल्यूमिनियम 2 हुआ। अब कॉपर भी 3 है, तो 3 लिख देंगे इसके आगे। तो इस तरह बैलेंस करनी है। इसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 4, बेरियम क्लोराइड BaCl2, पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस में पोटेशियम सल्फेट को K2SO4 लिखते हैं, बेरियम सल्फेट को BaSO4 लिखेंगे, प्लस में पोटेशियम क्लोराइड को लिखेंगे KCl। अब यहां बैलेंस, बेरियम एक, यहां पे बेरियम एक, क्लोराइड यहां 2, यहां 1 है ना, तो इसके आगे 2 लगाएंगे, इस तरह पोटेशियम 2 हो गया, 2 है, सल्फेट 1 है, तो 1 है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 की, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस में बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड हो गया प्लस में बेरियम ब्रोमाइड हो गया। तो आप यहां पे देखिए पोटेशियम आयोडाइड के साथ है, बेरियम ब्रोमाइड के साथ है, तो ये क्या होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब यहां देखिए ZnCO3 यानी जिंक कार्बोनेट क्या देगा, जिंक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां देखिए आप, ये 1 है, यहां 2 बन गए, तो इसका नाम हो गया वियोजन अभिक्रिया। क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया, टूट गई, एक 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 यौगिक टूट करके 2 या 2 से अधिक बन गया। इसके बाद है हाइड्रोजन क्लोर प्लस में क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये होगी संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन, क्योंकि जुड़ गया। इसके बाद है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन, तो ये हमारी विस्थापन। क्यों विस्थापन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, कम क्रियाशील तत्व है, और मैग्नीशियम क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है, तो इसलिए क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की, सिंपल सा परिभाषा करने वाला, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी कि
बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोक का दहन करते हैं हम, कोयला जब जलता है C+O2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना और उष्मा बाहर निकलनी स्टार्ट हुई। प्राकृतिक गैस मीथेन का दहन, मीथेन CH4 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल और उष्मा हमारी बाहर। अब हम बात करते हैं उष्मा शोषी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण, मतलब उष्मा ग्रहण कर ली जाती है। उष्मा क्या कर ली जाती है? ग्रहण कर ली जाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, और उष्मा जो है हम एक डाउन तीर का निशान और इसमें अप तीर का निशान, मतलब इसमें उत्सर्जित बाहर निकलती है, इसमें अंदर आती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। सिर्फ प्रश्न नंबर 10 कराएंगे आज तक की इस वीडियो के अंदर कि श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये भी हम इसलिए करा रहे हैं कि इस प्रश्न नंबर 9 पर आधारित है। देखिए श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। देखिए सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि हमारे दैनिक जीवन में के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उनको करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें किससे मिलती है? भोजन से। भोजन से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जब हमारे शरीर के अंदर बनता है तो वो ऑक्सीजन के, यानी कि जो हमारी सेल होती है उसमें जो ऑक्सीजन होती है, यानी कि जो हमारे शरीर की कोशिका जो होती है उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ अभिक्रिया करके उष्मा बनाता है, तो उसको हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो श्वसन जीवों में होने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस क्रिया में कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके उसका अपघटन कर देता है, और ये किसकी सहायता से होता है? एंजाइमों की सहायता से होता है। तो इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल के अतिरिक्त ऊर्जा भी मुक्त होती है, ऊर्जा भी बाहर निकलती है। इसलिए श्वसन को उष्माक्षेपी, क्योंकि उष्माक्षेपी में क्या है? उष्मा जो है बाहर निकलती है। ध्यान देने वाली बात है, उष्मा क्या है? बाहर निकलती है। क्या निकलती है? बाहर निकलती है। जैसे ग्लूकोज C6H12O6, यानी कार्बन 6 होता है, हाइड्रोजन 12 होता है, ऑक्सीजन 6 होता है। उसमें जब हम ऑक्सीजन 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मिला देते हैं तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि लिखा हुआ है, 6 वाटर मॉलिक्यूल प्लस में उष्मा जो है वो बाहर निकलती है। तो इसलिए श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए आज की इस वीडियो में इतना ही कराएंगे। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और यदि किसी को क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो वो अपना कमेंट्स सेक्शन में लिखकर भेजे। धन्यवाद।